नमस्कार। चलिए, आज भारत की नदियों की दुनिया में चलते हैं। ये वो नसें हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता, संस्कृति और भूगोल को, सच पूछिए तो हमारे पूरे वजूद को शक्ल दी है। सोचिए जरा, गंगा जिसके किनारे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बनारस सांस लेता है, या फिर सिंधु जिसने एक पूरी की पूरी महान सभ्यता को जन्म दिया। गोदावरी हो, नर्मदा हो या महानदी, ये सब भारत की जीवन रेखाएं हैं जो हजारों सालों से हमारी जमीन को सींचती आई हैं। तो आज हम इस सफर पर कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम नदियों के दो मुख्य परिवारों को समझेंगे। फिर हम हिमालय की गोद से निकली गंगा की पवित्र यात्रा को देखेंगे और उसके बाद सिंधु और ब्रह्मपुत्र की कहानी जानेंगे। और आखिर में हम दक्षिण की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये नदियां हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गई हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं। भारत की जितनी भी नदियां हैं, उन्हें हम मोटे तौर पर दो बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। इन दोनों परिवारों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। एक तरफ है हिमालय की नदियां। ये जवान हैं, जोशीली हैं, ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से बनती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। और दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। ये काफी पुरानी हैं, शांत हैं और पानी के लिए बारिश पर निर्भर करती हैं, इसलिए इनका बहाव अक्सर मौसम के साथ बदलता है। अच्छा, अब आते हैं भारत की शायद सबसे प्रतिष्ठित, सबसे पवित्र नदी पर, गंगा। चलिए, ग्लेशियर्स से लेकर समंदर तक इसके अद्भुत सफर पर एक नजर डालते हैं। तो गंगा की यात्रा असल में 4 बड़े पड़ावों से गुजरती है। इसकी शुरुआत होती है देवप्रयाग में, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं। फिर हरिद्वार में ये पहाड़ों का घमंड तोड़कर मैदानों में उतरती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार के दिल से गुजरती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का में 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, सहायक नदियां। इसका मतलब बहुत सीधा है। मान लीजिए हम नदी के बहाव की दिशा में मुंह करके खड़े हैं, तो हमारे बाएं हाथ से जो नदी आके मिलेगी वो लेफ्ट बैंक, और जो दाएं हाथ से मिलेगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। गंगा अकेली नहीं बहती, एक पूरा कुनबा साथ लेकर चलती है। इसकी सबसे लंबी साथी है यमुना। वहीं पानी की मात्रा के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ी सहायक नदी है घाघरा, जिसे अयोध्या में सरयू भी कहते हैं। और हाँ, कोसी भी है, जो अपने बदलते रास्ते की वजह से बिहार का शोक कहलाती है। और गंगा का असर कितना बड़ा है, जरा इस आंकड़े को देखिए। 50 करोड़। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी किसी न किसी तरह से गंगा और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले नदी बेसिन में से एक है। गंगा तो हिमालय की एक शानदार कहानी है, पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी हिमालय से 2 और विशाल नदियां निकलती हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। चलिए, अब इनकी कहानी जानते हैं। पहले बात करते हैं सिंधु की, वो नदी जिसने हमारे देश को इसका नाम दिया, इंडिया। ये वही नदी है जिसके किनारे दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली। और जब सिंधु की बात होती है तो पंजाब का जिक्र तो आएगा ही। पंजाब का मतलब ही है 5 आब, यानी 5 नदियों की धरती। ये पांचों नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज सिंधु की ही सहायक नदियां हैं। इनमें से चेनाब को तो मोहब्बत का दरिया भी कहते हैं, क्योंकि पंजाब की कई मशहूर प्रेम कहानियां इसी के किनारे परवान चढ़ीं। अब एक बहुत ही दिलचस्प नदी की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र। इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि ये जैसे जैसे अपना देश बदलती है, वैसे वैसे अपना नाम भी बदल लेती है। देखिए, इसका सफर तिब्बत में जब ये शांत बहती है तो इसका नाम होता है सांगपो। फिर भारत के अरुणाचल में एक जबरदस्त मोड़ लेकर जब ये दाखिल होती है तो कहलाती है देहांग। असम के मैदानों में पहुंचकर ये एक विशाल चौड़ी नदी बन जाती है और तब इसे इसका सबसे मशहूर नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र। और सफर यहीं खत्म नहीं होता, बांग्लादेश में जाकर ये जमुना बन जाती है। चलिए, अब हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों से उतरकर भारत के दिल यानी प्रायद्वीपीय पठार की तरफ चलते हैं। यहाँ की नदियों का मिजाज बिल्कुल अलग है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बंटवारा देखने को मिलता है। गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, कृष्णा और कावेरी जैसी ज्यादातर बड़ी नदियाँ पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी जैसी कुछ नदियाँ हैं जो धारा के विपरीत
पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती हैं। नर्मदा तो एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सीमा ही बना देती है। ये जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं ना, नर्मदा और तापी, ये बहुत खास हैं। ये इस इलाके के सामान्य ढलान के खिलाफ बहती हैं और गहरी घाटियों से होकर अपना रास्ता बनाती हैं। और जो नदियां पूरब की ओर बहती हैं, वो अपने साथ एक तोहफा लेकर आती हैं। समंदर में मिलने से पहले ये विशाल और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इन्हीं डेल्टाओं की वजह से इन इलाकों को दक्षिण भारत का बगीचा जैसे नाम मिले हैं। ये भारत की कुछ सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र हैं। तो इन सारी अलग अलग नदियों की कहानियों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ये नदियां हमारे लिए आखिर इतनी जरूरी क्यों हैं? देखिए, भारत की नदियां सिर्फ पानी के स्रोत नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है, जैसे गंगा पर वाराणसी। ये हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन है, जैसे महानदी पर बना हीराकुंड बांध। ये भूगोल को बांटती हैं, जैसे नर्मदा। ये सदियों से व्यापार के रास्ते रही हैं, और सबसे बढ़कर ये गंगा की डॉल्फिन जैसे अनगिनत अनोखे जीवों का घर भी हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, ये महान नदियां जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी की डोर हैं, इनका भविष्य कैसा होगा? प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पानी के बंटवारे जैसी चुनौतियों के बीच हम अपनी इस अनमोल विरासत को कैसे बचा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।